टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम अपनी 10.3 है वो शुरू करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले एक बात ये समझनी होगी कि बहुफलक क्या होता है। तो इसके जो नाम है, इसके नाम में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। कैसे बेटा? बहु का मतलब होता है चार या अधिक। क्या होता है बेटा? चार या अधिक। क्योंकि तीन तक अगर होते हैं, जैसे अभी इससे पहले मैंने नाम लिखा बहुभुज, जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं हो। तीन या तीन से अधिक क्यों कहा? क्योंकि जो बहुभुज होता है वो त्रिभुज से शुरू होता है। कहां से शुरू होगा बेटा? त्रिभुज से शुरू होता है। तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी हुई? तीन। और फिर चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज आगे तक चलता रहता है। बहुफलक की बात करें तो फलक के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया था कि फलक क्या होता है। तो बहुफलक क्या हुआ? बहुफलक हुआ चार या चार से अधिक फलक वाला। चार या चार से अधिक फलक वाला। तो ये चीज अगर समझ में आ गई तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब इस 10.3 का जो पहला प्रश्न है वो आपको क्या कहता है? वो कहता है क्या किसी बहुफलक में नीचे दिए फलक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो पहला इसने कहा कि ऐसा कोई बहुफलक हो सकता है जिसमें कितने त्रिभुज हो? केवल तीन ही त्रिभुज हो। कितने त्रिभुज हो बेटा? केवल तीन ही त्रिभुज हो। तो आप क्या करना, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। आप क्या करना, कागज के तीन त्रिभुज बना लो, बराबर साइज के बना लो। तीन त्रिभुज बना लिए, फिर उन कागज के तीन त्रिभुजों से बंद आकृति बनाने की कोशिश करो। उनको जोड़कर एक बंद आकृति, ठोस आकृति बनाने की कोशिश करो, तो हम नहीं बना पाएंगे। तो कोई भी बहुभुज हो, उस बहुभुज में तीन त्रिभुज नहीं हो सकते हैं। अगली बात करें तो उसमें दे रखा है इसने चार त्रिभुज। कितने बेटा? चार त्रिभुज। तो ऐसा कोई बहुफलक है जिसमें चार त्रिभुज होते हैं या हो सकते हैं? बताओ, देखो बताओ। कल पढ़ा था अपन ने, ऐसा कोई बहुफलक हो सकता है जिसमें चार त्रिभुज हो। तो कल हमने पढ़ा था बड़ा एक पिरामिड। देखना, एक त्रिभुज, फिर दो, फिर तीन और फिर चार। तो इसमें कितने त्रिभुज है? देखना, एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया, ये वाला एक ये वाला हो गया दो, और एक ये वाला हो गया तीन, और एक नीचे वाला हो गया चार। तो पिरामिड में है वो चार त्रिभुज होते हैं। तो कोई भी बहुफलक है उसमें चार त्रिभुज हो सकते हैं। अगला है एक वर्ग व चार त्रिभुज। तो ये भी आकृति मैंने आपको बताई थी, ऐसे करके चतुष्फलक बनाया था। तो ये तो हो गया वर्ग हमारा, सही बनाना है आपको। ये मेरा ऐसे बन गया। और इस वर्ग में ऊपर की ओर जो होंगे वो कितने त्रिभुज होंगे बेटा? चार त्रिभुज ही होंगे।
ये तो हो गया अपना नहीं, और ये दोनों क्या हो सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको इनकी जो आकृतियां है वो अगली अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी ये पर्सनल खत्म होने के बाद में, तो वो भी मैं आपको बनाकर बता दूं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, क्या ऐसा बहुफलक संभव है? क्या ऐसा बहुफलक संभव है? क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी हो सकती है? क्या ऐसा बहुफलक संभव है? क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी हो सकती है? तो ये क्या हो गया बेटा, ये गलत हो गया। क्यों? इसने क्या कहा समझना, क्या ऐसा बहुफलक संभव है? क्या ऐसा बहुफलक संभव है? और बहुफलक का नाम आते क्या होना चाहिए बेटा, 4 या 4 से अधिक फलक होने चाहिए। 4 या 4 से अधिक फलक होने चाहिए। तो इसने क्या कहा कि फलकों की संख्या कोई भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये गलत। ये कथन क्या हो गया, असत्य। असत्य हो गया। ये सत्य कब होगा? हाँ, ये सत्य कब होगा, जब फलकों की संख्या 4 या 4 से क्या होगी, अधिक होगी। फलकों की संख्या 4 या 4 से अधिक होने पर तो बहुफलक संभव है, लेकिन यदि फलकों की संख्या 4 या 4 से कम है तो बहुफलक संभव नहीं है। और इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि कितने भी फलक हो सकते हैं। तो कितने में ये 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है। तो ये क्या हो गया, कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि जो बहुफलक है उसमें 4 या 4 से अधिक फलक होने चाहिए, इतने भी हम नहीं ले सकते। तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है कि आपको नीचे आकृतियां दी हुई है। नीचे क्या दी हुई बेटा, आकृतियां दी हुई है, और उन आकृतियों में बताना है कि प्रिज्म कौन कौन से हैं। उन आकृतियों में क्या बताना है, प्रिज्म कौन कौन से हैं। तो समझना प्रिज्म क्या होता है। हमारा जो कमरा है, हमारा जो कमरा है वो एक प्रकार से प्रिज्म है। कैसे प्रिज्म, वो बताता हूं। मान लो ये कमरा है, इसके नीचे वाला पार्ट ये रहा, ऊपर वाला पार्ट ये रहा। तो प्रिज्म में क्या होता है, नीचे वाला और ऊपर वाला जो भाग होता है ना वो सर्वांग सम होता है। अब आप सर्वांग सम नहीं जानते। सर्वांग सम का मतलब एकदम समान होता है, डुप्लीकेट होता है, हूबहू उसकी जैसे जुड़वा होता है। जितनी लंबाई चौड़ाई इसकी है उतनी ही लंबाई चौड़ाई इसके ऊपर वाले भाग की अगर है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, प्रिज्म कहलाएगा। तो पहला आपका कील का चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से। अब मेरे को ये बताओ आप कि इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है क्या, नहीं है, तो ये प्रिज्म नहीं है। दूसरा आपको बिना छीली हुई पेंसिल दे रखी है, तो उस पेंसिल की जगह हम चौक मान लेते हैं। पेंसिल की जगह हम क्या मान लेते हैं, ये चौक मान लेते हैं। इस चौक का यहाँ वाला भाग और यहाँ वाला भाग क्या है बेटा, एकदम बराबर समान है, सर्वांग सम है। तो ये क्या हो सकता है बेटा, बहुफलक हो सकता है। तो दूसरी वाली जो है बिना छीली हुई पेंसिल वो हमारा प्रिज्म है। तीसरा चित्र देखोगे तो कागज पे रखने का भार बनाया हुआ है कागज के ऊपर रखने के लिए। तो इसका आप चित्र देखोगे तो इसका भी ऊपर वाला और नीचे वाला जो भाग है ये वाला चित्र दिया हुआ है। तो देखो ऊपर तो एक कोना सा ही है केवल, लेकिन नीचे क्या है, इसमें एक
वर्ग है, तो ये प्रिज्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चौथा है वो बॉक्स दिया हुआ है इस प्रकार का, ये कोई डिब्बा दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, ठीक है। अब इस बॉक्स का जो नीचे वाला भाग है और ऊपर वाला भाग है वो दोनों क्या है बेटा? सर्वांग क्या है बेटा? सर्वांग है, इसलिए ये भी क्या होगा? प्रिज्म होगा। तो तीसरे वाले में हमारी जो बिना छिपी हुई पेंसिल है और जो बॉक्स है ये दोनों तो प्रिज्म है और बाकी जो दे रखे हैं वो प्रिज्म नहीं है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। कल की क्लास